हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो मैं आप लोगों को बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्ज़ाम का सेट प्रैक्टिस करवा रहा था एडिटोरिया का। तो 3 सेट प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, उसका वीडियो में आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आज चौथा जो है कि सेट प्रैक्टिस है। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टोदास पाल। क्रिस्टोदास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतारा का। ऑप्शन नंबर बी, सतारा का इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पुस्तक अ नेशन इन मेकिंग किसने लिखी? पुस्तक अ नेशन इन मेकिंग किसने लिखी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कि किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में हुआ था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर में किया गया था। मुजफ्फरपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1927 ईस्वी में हुई थी। 1927 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया? हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सरहिंद का युद्ध लड़ा गया। सरहिंद का युद्ध लड़ा गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कि निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसेंट स्मिथ ने कहा। विसेंट स्मिथ ने कहा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी। ये जो कथन है दोस्तों ये असत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
और ये जो तीनों कथन यानी कि पहला एक कथन है कि बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, ये कथन जो है सत्य है। और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, यह भी सत्य है। और बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता था, ये भी सत्य है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी असत्य है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई? दोस्तों इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न की लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? दोस्तों इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर ए 131 सीटें जो है वो आरक्षित हैं। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष है। कौन सा है दोस्तों, कितना है? 65 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय निवारण यानी कि परमाणु प्रतिरोध। नाभिकीय निवारण यानी कि परमाणु प्रतिरोध जो था वो यानी कि पंचशील सिद्धांत का नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों और बाकी जो है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ये जो तीनों था यानी कि पंचशील का सिद्धांत था। और ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाभिकीय निवारण परमाणु प्रतिरोध जो था यानी कि पंचशील का सिद्धांत नहीं था, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला? यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओस्लो। ऑप्शन नंबर सी ओस्लो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी ओस्लो में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि भारतीय मानक समय की यामियोत्तर नहीं गुजरती, यानी कि भारतीय मानक समय की यामियोत्तर नहीं गुजरती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है? कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश से इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर ए अनाईमुड़ी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी
किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा नदी। ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भालकुंड। भालकुंड जो है यानी कि नर्मदा नदी पर नहीं है। और बाकी ये तीन यानी कि कपिल धारा, दुग्ध धारा और भेड़ा घाट, ये तीनों जो है दोस्तों वो यानी कि मतलब नर्मदा नदी पर जलप्रपात है। और भालकुंड जो है वो जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? कौन सा राज्य समूह भाखड़ नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ? भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि इसको काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3-2-1, 3-2-1, यानी कि पहले CRISIL हो, क्रिसिल होगा, उसके बाद ICRA होगा, उसके बाद केयर हो यानी कि CARE होगा। तो इस तरह से यानी कि काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा। ये जो है दोस्तों ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और बाकी जो है कि गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या, ये जो है सही सुमेलित है। और जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच पड़ताल, ये भी सही है। और मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, ये भी सही है। लेकिन ये डी है यानी कि तारापुर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा, ये सही सुमेलित नहीं है। आप लोग तीनों को याद कर लीजिएगा, ऊपर वाला ए बी सी को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि भारत में तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। भारत में तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल थर्ड जो है वो सम्मिलित नहीं है। केवल थर्ड जो है दोस्तों, केवल थर्ड जो है वो सम्मिलित नहीं, यानी कि वानिकी और मत्स्यिकी जो है यानी कि तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। बाकी व्यापार एवं परिवहन और परिवर्तन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा जो है यानी कि तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित है, लेकिन ये जो थर्ड है ये सम्मिलित नहीं है। तो आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्यान्नों का निर्यात। खाद्यान्नों का निर्यात जो है वो यानी कि भारत में खाद्य प्रबंधन क्या उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बाकी खाद्यान्नों का वितरण और खाद्यान्नों की खरीद और खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव, ये जो तीनों जो ऑप्शन है दोस्तों यानी कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो ये जो है कि डी उद्देश्य नहीं है, बाकी ये तीनों जो है उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों इसके साथ आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए
निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO जो है वो यानी कि भारत में क्या करता है कि औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को यानी कि औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसको याद कर दीजिएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया था? भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2013 से 14। 2013 से 14 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है की शुरुआत कब की गई? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है कि शुरुआत कब की गई? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। दोस्तों आगे प्रश्न है कि आकाशदीप पुस्तक के लेखक हैं। आकाशदीप पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद है। कौन है दोस्तों आकाशदीप पुस्तक के लेखक? तो जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुड़की में। ऑप्शन नंबर ए रुड़की में अवस्थित या स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? एक तो प्रश्न दोस्तों यहाँ से ये बन जाता है कि भारत की प्रथम पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा है। लेकिन प्रश्न यहाँ ये कह रहा है कि कब प्रदर्शित हुई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1931 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1931 ईस्वी में प्रदर्शित हुई थी। दोस्तों आगे प्रश्न कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13,07,25,310। 13,07,25,310 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया? मतलब शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरगिस मोहम्मदी को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी WEF के द्वारा यानी कि जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि एक था सैन्य अभियान 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? यानी कि एक था सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत और मालदीव के बीच जो आयोजित किया गया है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम है। यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रो फूड नॉट टोबैको। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से? अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर बी कबड्डी से। किस खेल से संबंधित है दोस्तों? कबड्डी से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राजील में। ऑप्शन नंबर बी ब्राजील में किया जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है?
दोस्तों इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर ए आर्यना सवालेंका ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा के सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र बना। ऑप्शन नंबर बी मिस्र बना है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? यानी कि NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए GSLV F12 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? दोस्तों इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर ए सोडियम का है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करें। यानी कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करें। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि श्यानता का गुण पाया जाता है। श्यानता का गुण पाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव एवं गैस दोनों में। द्रव एवं गैस दोनों में ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न कि लाल रक्त कण RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? लाल रक्त कण RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 से 120 दिन तक। 20 से 120 दिन तक उसका जीवन काल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर है पास्कल के सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिक्रमण। ऑप्शन नंबर बी, परिक्रमण। ऑप्शन नंबर बी, परिक्रमण के कारण चक्कर लगाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न की सुमेलित कीजिए, यानी कि इसको मिलान करना है। तो यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 1, 2, 3, 4 यानी कि सामने सामने मिलान होगा। तो जी मार्कोनी का जो मिलान होगा दोस्तों वो रेडियो से होगा, और जो है कि JL बेड का जो मिलान होगा वो टेलीविज़न का होगा, और एलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जो मिलान होगा दोस्तों वो टेलीफोन से होगा, और थॉमस अल्वा एडिसन का जो मिलान होगा दोस्तों यानी कि ग्रामोफोन से होगा दोस्तों। ये जो मिलान है दोस्तों, यानी कि ये जो मिलान है किस बेस पे है? तो ये आविष्कार के बेस पे है, यानी कि जी मार्कोनी ने है रेडियो का आविष्कार किए और JL बेड ने टेलीविज़न का आविष्कार किए, यानी कि तो इस तरह से आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा। हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हवा में केवल गुब्बारा तब ही ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। यानी कि हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा हवा में केवल गुब्बारा तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे जो प्रश्न दोस्तों कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा?
अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि परिपथ में धारा है, यानी कि आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा। मैं आप लोगों को उत्तर बता देता हूं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर का धारा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मोमबत्ती की हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन जो है वो बनने वाला उत्पाद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दांतों के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति है। दांतों के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी प्रकृति कैसी है तो क्षारीय है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्यतः धातुएं तैन्य होती है। लेकिन निम्नलिखित कथनों में कौन सही है तो सामान्यतः धातुएं तैन्य होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न, कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रिक्तिका। ऑप्शन नंबर बी, रिक्तिका जो है वो यानी कि निर्जीव है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव का भाग नहीं माना जाएगा? निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव का भाग नहीं माना जाएगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिक। ऑप्शन नंबर बी, नाभिक इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि धमनी और शिरा में रक्त का पीएच मान होता है। धमनी और शिरा में रक्त का पीएच मान होता है। दोस्तों इसका पीएच होता है या पीएच मान होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिरा में अधिक और धमनी में कम। शिरा में अधिक और धमनी में कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री घोड़ा। ऑप्शन नंबर डी, समुद्री घोड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बारबरा मैकलीटांग। बारबरा मैकलीटांग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व का सही क्रम है। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व का सही क्रम है। दोस्तों ये क्रम है, ये मात्रा अनुसार पूछ रहा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम, ये मात्रा अनुसार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन्स फल पकाने वाला। ऑक्सिन्स फल पकाने वाला जो है यानी कि सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। और बाकी जिबरेलिन्स बौने पौधे की लंबाई वृद्धि, और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, और एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक, ये तीनों जो है ये सही सुमेलित है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन फल पकाने वाला, ये सही सुमेलित नहीं है। तो आप लोग तीनों को याद कर लीजिएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन में शामिल है। रासायनिक परिवर्तन में शामिल है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति। अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति रासायनिक परिवर्तन में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जंग एक मिश्रण है। जंग एक मिश्रण है तो किसका किसका मिश्रण है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
H2O3 और FeOH के होल 3 का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछते रहता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि स्मॉग किसका उदाहरण है? स्मॉग किसका उदाहरण है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हवा में बिखरा धुआं और पानी। स्मॉग किसका उदाहरण है? तो हवा में बिखरा धुआं और पानी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? दोस्तों इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी, समुद्री जल। ऑप्शन नंबर सी, समुद्री जल जो है यानी कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।